हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल के ऊपर। और जैसे कि हम आप लोगों के लिए यहाँ पर एक फ्री इकोनॉमिक यूट्यूब सीरीज़ लेकर आए हैं, तो आज हम लोग इसके लेक्चर 5 में हैं। और इस लेक्चर 5 के अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडिया के अंदर जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो किस तरीके से इवॉल्व हुई है। आज उसके बारे में जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। काफ़ी बार इस पे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो इस वीडियो को हम लोग स्टूडेंट्स दो पार्ट में कवर करेंगे। एक हमारा पार्ट 1 है जिसमें हम लोग प्लानिंग को समझेंगे, जिसमें हम लोग समझेंगे कि जो 12 5 ईयर प्लान्स आए हैं उनका क्या पर्पस था, उनका क्या ऑब्जेक्टिव था और हमारी क्या अचीवमेंट्स रही हैं। और उसके बाद जब प्लानिंग कमीशन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया और उसके बाद एक न्यू फॉर्म ऑफ कमीशन इंट्रोड्यूस हुई इंडिया के अंदर, वो हम लोग अपने पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे। आज ये पार्ट 1 हम यहाँ पे डिटेल में एग्जॉस्टिवली कवर करेंगे। बहुत अच्छा होगा कि अगर आप साथ ही साथ इसके नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि इतना टाइम आपके पास नहीं है और आप नोट्स नहीं बना पा रहे, तो हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपके साथ इसकी पीडीएफ्स भी शेयर करेंगे। तो पीडीएफ्स को अगर आप चाहते हैं कि आप उन्हें एक्सेस कर सके तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको ये स्कैनर है, चैनल का नाम है इकोनॉमी शास्त्र विद कृति आनंद। इस चैनल को आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको हमारी जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है विद रिस्पेक्ट टू दी इकोनॉमिक सीरीज, विद रिस्पेक्ट टू दी पीडीएफ, करंट अफेयर्स, वो सब चीज़ें इस चैनल के अंदर आपको मिल जाएंगी। सो डू नॉट मिस ऑन दिस। यहाँ पे डायरेक्टली मैं आपके साथ कनेक्ट करूँगी, आपकी कोई क्वेरीज भी होंगी तो उसे भी मैं डेफिनेटली हैंडल करूँगी। तो चलिए आपने आज के इस टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं और वो टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है ना। तो आज हम लोग इसके पहले पार्ट के अंदर बात करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले बिल्कुल आराम से हम लोग पहले समझेंगे कि प्लानिंग का ही अपने आप में क्या मतलब होता है। जब आप बिल्कुल इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्लानिंग जब भी हम लोग बात करते हैं, देखिए हर एक चीज़ के लिए आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एन एग्जांपल, आप इस एग्जामिनेशन के लिए जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप यूपीएससी की एग्जामिनेशन के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए या लाइफ में किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, गोल के लिए आप क्या करते हैं, आप प्लानिंग करते हैं। उस प्लानिंग के पीछे का पर्पज़ क्या होता है कि मेरे पास एक विजन, एक गोल क्लियर होगा, मुझे वो गोल अचीव करना है, जिसके लिए मुझे सेट रूल्स बनाने पड़ेंगे और उसके लिए मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी डे इन डे आउट, है ना। पूरे साल के लिए क्वार्टरली, मंथ वाइज, डे वाइज मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी अपने गोल को अचीव करने के लिए। इसी तरीके से जब हम प्लानिंग को समझते हैं तो वो अपने आप में क्या होती है, प्रोसेस होती है। प्रोसेस किस चीज़ की, जहाँ पे हम गोल्स को सेट करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट करते हैं कि क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज होंगी जिनके थ्रू हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, जहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं जिससे डिज़ायर्ड आउटकम्स आ सके, जो आउटकम्स हम चाहते हैं वो डिज़ायर्ड आउटकम्स हमें मिल सके। तो जब हमें इसे इकोनॉमिक्स के रिस्पेक्ट में समझते हैं तो प्लानिंग एक बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के ग्रोथ या डेवलपमेंट में, करेक्ट। सो इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन एंड अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। किस तरीके से रिसोर्सेज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, किस तरीके से उनका सेग्रीगेशन होना चाहिए, वो सिस्टमैटिक अलोकेशन जो है वो डिजायर्ड रिजल्ट्स तक आपको लेके जाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्लानिंग। वेरी सिंपल एंड वेरी अंडरस्टैंडिंग। अब प्लानिंग का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या सिग्निफिकेंस होता है। नाउ सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, जनरल स्टडीज पेपर 3 में, साथ ही साथ आप एसए के अंदर भी ऐसे पॉइंटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर प्लानिंग का अपने आप में क्या सिग्निफिकेंस होता है। देखिए, सबसे पहले तो है रिसोर्स अलोकेशन। ये इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज होने चाहिए, बिल्कुल प्रोडक्टिव मैनर के अंदर और इक्विटेबल मैनर के अंदर। जिन पर्टिकुलर रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट जिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को है वो रिसोर्स उन तक पहुंचने चाहिए। तो जैसे अगर आप देखेंगे इंडिया के अंदर देयर आर सेक्शंस, देयर आर क्लासेस, देयर आर डिफरेंट एथनिसिटी, पर्टिकुलर रिसोर्सेज कहाँ पर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, इस चीज़ का अलोकेशन गवर्नमेंट करती है। तो रिसोर्सेज का प्रॉपर अलोकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को
बेसिकली अचीव करते हैं। उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में भी है। ये गवर्नमेंट को अनेबल करता है इस चीज़ के लिए कि वो अपनी पॉलिसीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी है, वॉलेटिलिटी समझते हैं आप, फ्लक्चुएशन जो मार्केट के अंदर हो रही है उसे रिड्यूस कर सके, साथ ही साथ सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे सके। तो आज भी ग्रो कर रहे हैं और साथ ही साथ फ्यूचर में भी इसको कंटिन्यूसली इसमें ग्रोथ प्रोजेक्शन रहे, इस चीज़ को भी इंश्योर करता है। तो सिग्निफिकेंस में ये बातें दो सबसे पहले ध्यान रखोगे। पहली चीज़ रिसोर्स अलोकेशन, रिसोर्सेज का प्रोडक्टिवली और इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। दूसरा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, करेक्ट। तो इकोनॉमिकली स्टेबल होने के लिए किसी भी गवर्नमेंट को प्रॉपर मैनर में रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करना ज़रूरी है और साथ ही साथ इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी को भी रिड्यूस करना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। प्लानिंग जो है वो किसी भी इकोनॉमी में इस चीज़ को फैसिलिटेट करती है, उसको हेल्प करती है कि वहाँ पे कौन सी कोर इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए और कितनी डाइवर्स इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से एक तो रेजिलेंस बिल्ड होता है और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव्स भी बिल्ड होते हैं। देखिए, आपको एक बात समझनी है कि कोई भी देश का इकोनॉमी, कोई भी देश जो है वो तभी विकसित होता है जब वहाँ पर इंडस्ट्रीज साउंड होती हैं, जब वहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करा जाता है, जब वहाँ की इकोनॉमी रेगुलरली प्रोग्रेसिवली ग्रो कर रही है, करेक्ट। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कोर इंडस्ट्रीज़ हैं वो नेशन के अंदर बिल्ड होनी चाहिए। इंडिया का शुरुआती दौर में प्रोग्रेसिव ना होने के पीछे का कारण एक बहुत बड़ा ये भी रहा है कि हमारे यहाँ पे हार्ड कोर, हेवी कोर इंडस्ट्रीज़ नहीं थी। इवेंचुअली जैसे जैसे वो हेवी कोर इंडस्ट्रीज़ आई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हुआ, उसकी वजह से ग्रोथ रेट बढ़ी, तो धीरे धीरे इकोनॉमी जो है वो भी इवॉल्व होने लग गई। फिर सोशल डेवलपमेंट, प्लानिंग साथ ही साथ इस चीज़ को भी कंसिडर करती है कि जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं इकोनॉमिक गोल्स के साथ, उनको भी मीट आउट करा जाए। वो एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर, इन सब चीज़ों के ऊपर पैरेलली ध्यान देता है और साथ ही साथ वेलबींग और लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है पॉपुलेशन के, उनको भी मीट आउट करने के ऊपर काम करता है। ओके, तो ये इनके सिग्निफिकेंस हैं जो आपको सबसे पहले यहाँ पर इंश्योर करने हैं। तो क्या क्या सिग्निफिकेंस आपने देखे? सबसे पहले रिसोर्स अलोकेशन होना प्रॉपरली, उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, देन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, एंड देन द सोशल डेवलपमेंट पार्ट। अब अगर हम लोग एक तरीके से ओवरव्यू देखें कि इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद किस तरीके के चैलेंजेस को फेस किया, ओके, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, प्री इंडिपेंडेंस लेवल पे, इंडिया के अंदर जो कुछ भी ग्रोथ थी या जो कुछ भी जिस तरीके से सिनेरियो डेवलप हुआ था, वो सब किसके सर्विसेज के लिए था? ब्रिटिशर्स की ग्रोथ के लिए था, ब्रिटिशर्स की डेवलपमेंट के लिए था, उनके प्रोस्पेक्टिव्स, उनके डेडलाइंस, उनके गोल्स, प्रॉफिट्स को मीट आउट करने के लिए था, जिसके बारे में हमारे बहुत सारे इकोनॉमिक एनालिस्ट जैसे दादा भाई नारोजी, आपके आरसी दत्त, इन लोगों ने इस सब चीज़ों के बारे में बताया। उन्होंने अपनी किताबों के अंदर पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन सब चीज़ों के अंदर उस चीज़ के बारे में बात करी। बट पोस्ट इंडिपेंडेंस भी इंडिया ने बहुत सारे चैलेंजेस है जिनको फेस किया है। तो आज पहले हम लोग उन चैलेंजेस को भी समझते हैं। सबसे पहली चीज़, इंडिया वॉज ग्रैपलिंग विद अ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, इंडिया की मेजर पॉपुलेशन गरीबी रेखा में लाई करती थी, ओके, एंड एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि भारत को उस गरीबी रेखा से, उन लोगों को उन गरीबी रेखा से बाहर कैसे लेकर आएंगे, क्योंकि इंडिया की भी ऐसी कंडीशन भी नहीं है कि हमारे पास बहुत सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वेल्थ हो, और हम उन कंडीशन से उन लोगों को कैसे उभारेंगे। सो दिस वाज वन ऑफ द मेजर चैलेंज विच वाज बीइंग देयर इन फ्रंट ऑफ आवर लीडर्स। सेकेंड क्या था? इंडियन इकोनॉमी वॉज प्रीडोमिनेंटली एग्रेरियन, एग्रीकल्चर के ऊपर मेजर पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी। आप जानते हैं कि आज भी भारत के अंदर हमारा बहुत बड़ा पॉपुलेशन का चंक है जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, और 1947, 1950s के समय पर, 60s, 70s के टाइम तक भी बहुत मेजर पॉपुलेशन सेक्टर था जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट था। तुम्हारा प्राइमरी सेक्टर इतना मेजर सेक्टर था, लेकिन कंट्रीब्यूशन के पार्ट पे वो बहुत ही मिनिमल अमाउंट पे कंट्रीब्यूट करता था। So this was the another challenge. Thirdly, infrastructure. We didn't had a sound infrastructure. ना ही road connectivity, ना ही proper railways, ना ही transportation. तो ये जो infrastructure का problem है, भले वो transportation है, power, energy है, communication network है, ये सब कुछ underdeveloped और inadequate था, क्योंकि ना ही इतने funds थे। और ब्रिटिशर्स ने जिस स्थिति के अंदर 1947 में इंडिया को छोड़ा था,
वो अपने आप में एक डिप्लीटिंग पोजीशन थी, जहाँ से इंडिया को अपने आप शुरू करना था और ग्रोथ करनी थी। अगर आप देखेंगे, आपने हिस्ट्री का पोर्शन अगर पढ़ा है, आप हिस्ट्री जानते हैं, तो आप देखेंगे कि इंडिया एक समय पर ऐसी देश जिसको गोल्डन बर्ड कहा जाता था, और एक समय जब 1947 में इंडिया को छोड़ा गया था, उस समय वो कम्प्लीटली डिवास्टेटेड पोजिशन में आ चुका था। एक समय जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए नहीं थे, हम वर्ल्ड की इकोनॉमी में 23% कंट्रीब्यूट करते थे, और जिस समय इंडिया को छोड़ा गया था 1947 में बाय द ब्रिटिशर्स, वी वर मेयरली कंट्रीब्यूटिंग 3%। तो लुक एट द स्टेट कि हम किस स्टेट से किस स्टेट तक आ चुके थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर। फोर्थली, इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर अंडर डेवलप्ड है। इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पे नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हैवी कोर इंडस्ट्री किसी भी देश के ग्रोथ के लिए डिपेंडेंट होती हैं। हमारे यहाँ पे हैवी कोर, हार्ड कोर इंडस्ट्रीज नहीं थी। कंट्री रिलाइड हेविली ऑन इम्पोर्ट्स। जितनी भी एसेंशियल गुड्स हैं, उन एसेंशियल गुड्स के लिए हम किसके ऊपर डिपेंडेंट थे? दूसरे देशों के ऊपर। इनफैक्ट शुरुआती दौर में तो ग्रेन्स के लिए भी हम लोग कहीं ना कहीं डिपेंडेंट थे, लेकिन उसके बाद प्लानिंग कमीशन के थ्रू, मल्टीपल रिफॉर्म्स के थ्रू यहाँ पर उनमें चेंजेस इंट्रोड्यूस करे गए। देन लिमिटेड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स फ्रॉम द एक्सपोर्ट, बिकॉज वी डिडंट हैड एनीथिंग मेजरली टू एक्सपोर्ट। तो जब हमारे पास मेजरली एक्सपोर्ट करने के लिए चीज़ें नहीं थी, उसने भी कहीं ना कहीं इस पूरी एडवर्सिटी के अंदर कंट्रीब्यूट करा। तो ये मेजर चैलेंजेस हैं जिसको इंडिया ने फेस किया है बहुत लंबे समय तक, और अब इसके बाद 1947 के बाद दे स्टार्टेड वर्किंग टूवर्ड्स इट। उसी के बाद ऐसा लगा कि अगर ये चैलेंजेस हैं तो इनको मीट आउट करने के लिए हमें कोई एक ऐसी बॉडी चाहिए जो पर्टिकुलरली सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर कंट्रीब्यूट करेगी, ठीक है ना। वो पर्टिकुलरली सिर्फ प्लानिंग करेगी और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर वर्क किया जाएगा। तो प्लानिंग कमीशन यहाँ पे इस्टेब्लिश होती है। तो इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद एक सिस्टमैटिक इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन को यहाँ पर बनाता है, जो एड्रेस करता है उन चैलेंजेस को जो भारत के इकोनॉमिक इश्यूज के साथ रिलेटेड है। सो प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे इन द ईयर 1950। ध्यान रखिएगा इसे, जो एक क्रूशल प्लानिंग कमीशन थी, ओके एंड ये क्या करती थी? हर 5 साल का एक प्लान था जिसको ये मेजरली यहाँ पर बिल्ड करती थी। ओके, फॉर द एवरी 5 years दे यूज्ड टू बिल्ड अ प्लान ओवर हियर। सो आगे देखते हैं हम लोग। प्लानिंग कमीशन प्राइम मिनिस्टर, उस समय के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के लीडरशिप के अंदर बनाई गई थी, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड गाइडिंग द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एट द नेशनल लेवल। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की अगर हम लोग बात करें तो वो क्या है? प्रमोट बैलेंस्ड एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। एक बैलेंस फॉर्म में सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे होगी। साथ ही साथ इक्विटेबल रिसोर्स का अलोकेशन होना चाहिए, रिसोर्सेज का अलोकेशन बिल्कुल प्रॉपर मैनर के अंदर होना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पे सोशल जस्टिस के ऊपर भी काम किया जाएगा। इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इस कमीशन को फॉर्म किया गया था। तो अब इसी के साथ हम लोग देखेंगे 5 year प्लान्स आपके। गॉट इट? चलिए, तो अब एक एक करके हम लोग एक एक 5 year प्लान को यहाँ पे समझने वाले हैं, किसका क्या प्रोविजन है, कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर 5 year प्लान्स में ध्यान दिया गया है, उन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 5 year प्लान की हिस्ट्री क्या है। ये जो आइडिया था प्लानिंग का, वो प्रोमिनेंस गेन करता है 1940s एंड 50s के समय पर, जिस समय इंडिया ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर था। तब लगता था कि इंडिया, क्योंकि आप जानते हैं कि 1937 में इलेक्शंस हुए थे, कांग्रेस जो थी वो मेजर प्रोविंसेस के अंदर अपनी गवर्नमेंट बना चुकी थी, लेकिन प्लानिंग की कहीं ना कहीं एक रिक्वायरमेंट थी। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो 1944 के समय पर सामने भी आए, उन्होंने जॉइंट प्रपोजल्स भी दिए। एक प्लान्ड इकोनॉमी इंडिया के अंदर होनी चाहिए, जिसको हम फेमसली बॉम्बे प्लान भी कहते हैं। सो क्रूशल चॉइस थी कि प्लानिंग होना नेसेसरी है। उसके बाद जोसेफ स्टालिन पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 5 year प्लान को इम्प्लीमेंट किया था सोवियत यूनियन के अंदर 1928 के अंदर। ओके, और स्टालिन के बारे में आपने नाम तो सुना ही है। इंडिया ने उसको लॉन्च किया। बाद में इंडिपेंडेंस के बाद हमें लगा कि हमारी कंट्री के अंदर भी कैसी इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो रेगुलरली हर कुछ समय में एक पर्टिकुलर डेडलाइंस दे और उसको मीट आउट करने के लिए गवर्नमेंट नेशनल और स्टेट लेवल पे काम करेगी। सो दिस वॉज द हिस्ट्री। अब कॉन्सेप्ट क्या है 5 year प्लान्स का, एक बार इसे देख लेते हैं। द आइडिया वॉज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी? एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगी जिसमें सारा का सारा हर 5 साल का इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में बताया जाएगा, कितनी कमाई यहाँ पर होती है और कितना खर्चा जो है वो सरकार कर रही है। बजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल स्टेट गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 parts, नॉन प्लान बजट एंड प्लान्ड बजट। करेक्ट? तो अभी कुछ साल पहले तक भी इसी तरीके से बजट हुआ करता था, अभी जो है वो नॉन प्लान वाला सेक्शन जो है वो रिमूव हो चुका है। तो इन्होंने 2 parts बना दिए, नॉन प्लान एंड प्लान।
नॉन प्लान बजट कौन सा होता है? रूटीन आइटम्स जो ईयरली बेसिस पे होते हैं, ठीक है। प्लान बजट जो होता है वो 5 ईयर बेसिस पे होंगे कि भाई हमें अगले 5 सालों में इस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर ध्यान देना है। नॉन प्लान आर समथिंग जो अब्रप्ट है, अचानक से कोई खर्चा आ गया तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन प्लान बजट है। मॉडल जो था इंडियन इकोनॉमी का वो प्लानिंग के अराउंड बेस्ड रहा। 1957 से लेके 2017 तक का 12th फिनेंस आपका 5 ईयर प्लान बनाया गया था, बट लास्ट प्लान के एंड होने से पहले ही प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया गया। 5 ईयर प्लान्स फॉर्मुलेट हुए, उन्हें इंप्लीमेंट करा गया और जो बॉडी बनाई गई उसका नाम था प्लानिंग कमीशन। बाद में यही बॉडी को रिप्लेस कर दिया गया था 2015 में बाय नीति आयोग। और नीति आयोग के 3 बेसिकली डॉक्यूमेंट्स है, वो 3 ईयर एक्शन एजेंडा, 7 ईयर मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी और 15 ईयर का विजन डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पार्ट में जैसे मैंने आपको बताया हम लोग 5 ईयर प्लान्स को कंप्लीट करेंगे, फिर सेकेंड पार्ट में हम लोग रिफॉर्म्स के बारे में और साथ में ही आपके नीति आयोग के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट 5 ईयर प्लान। पहला 5 ईयर प्लान किसके बारे में बात करता है? 1951 से 1956 के बीच में ये प्लान जो था वो इंट्रोड्यूस करा गया था। इंट्रोड्यूस करने वाले जो इंसान थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। के.एन. राज एक इकोनॉमिस्ट जिन्होंने यहाँ पे बोला था कि हमें इंडिया शुड हैस्टन स्लोली फॉर द फर्स्ट 2 डिकेड्स, मतलब हम ग्रोथ के बारे में बात तो कर रहे हैं लेकिन हमें बहुत रैपिड फ्लो नहीं करना चाहिए, हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने मेनली एड्रेस करा था कि यहाँ पे अग्रेरियन सेक्टर के ऊपर काम करना चाहिए, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन डैम्स एंड इरिगेशन पार्ट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर जो डैम्स का फॉर्मेशन है और इरिगेशन पार्ट के ऊपर फंड्स को प्लान्ड बजट के अंदर लगाया भी गया था, जिसमें एक एग्जाम्पल हमारे पास भाखरा नंगल डैम भी आता है। ओके, तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर था। ये हरोड डोमर मॉडल के ऊपर बेस्ड है और वो एम्फेसाइज करता है कि किस तरीके से यहाँ पर सेविंग्स जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सेविंग्स होगी तो उसके बाद ही जाकर आप उसका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसका एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। फिर 1956 तक आते आते यहाँ पर 5 इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज को भी इस्टेब्लिश कर दिया गया था। यहाँ पे टारगेट ग्रोथ रेट 2.1% था और जो अचीव करा गया था दैट वाज 3.6%। ओके, तो कुछ पॉइंटर्स जो इसमें एसेंशियल इंपॉर्टेंट है वो आपने यहाँ पे देखिए, इन चीज़ों को आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। सेकेंड 5 ईयर प्लान की तरफ बढ़ते हैं, वो 1956 से लेकर 1961 तक चलता है। यहाँ पर एग्रीकल्चर से एक स्टेप आगे बढ़कर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और पब्लिक सेक्टर के बारे में बात करी गई। ये किनकी लीडरशिप के अंदर आया? पीसी महालानोबिस के लीडरशिप के अंदर आया था, जिसने क्विक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बारे में यहाँ पर बात करी है। साथ ही साथ इन्होंने क्या बोला कि गवर्नमेंट इम्पोज टैरिफ्स ऑन इंपोर्ट्स टू प्रोटेक्ट दी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज अंडर दिस प्लान। हम जब भी कोई आइटम, कोई भी गुड इंपोर्ट करते हैं अपनी कंट्री के अंदर तो उसके ऊपर हमें टैरिफ लगाना चाहिए, जिससे हमारी खुद की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हम प्रिजर्व कर सके। यहाँ पे टारगेट ग्रोथ रेट 4.5% था, लेकिन एक्चुअली हमने 4.27% वेरी क्लोज अचीव कर लिया था। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 66 के बीच में, इसका फोकस एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन ऑफ व्हीट के ऊपर भी था। इसी समय में आप जानते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में भी हमने पढ़ा है। तो स्टेट्स जो है वो इंटरेस्टेड थे कि हमें एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएगी। स्टेट्स जो हैं वो यहाँ पे एजुकेशन के ऊपर भी काम करेंगे, पंचायत के सिस्टम, पंचायत में इलेक्शंस को लेकर आने की बात करी गई। साथ ही साथ ये कहा गया कि जो ग्रास रूट लेवल है, बिल्कुल जमीनी स्तर तक पंचायत के इलेक्शंस होने चाहिए, वहाँ पे पंचायत का फॉर्मेशन होना चाहिए। टारगेट ग्रोथ रेट 5.6% है, एक्चुअल में 2.4%, वेरी लो यहाँ पे अचीव किया गया है। इससे ये पता चलता है कि जो थर्ड प्लान था वो मिजरेबली फेल हो चुका था और गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया था दैट वी नीड टू गो फॉर द प्लान हॉलीडेज। तो 1966, 67, 68 एंड 69 तक प्लान हॉलीडेज यहाँ पे थी। यहाँ पे इसी बीच में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सीनो इंडियन वॉर एंड इंडो पाक वॉर विच कॉज द थर्ड 5 ईयर प्लान टू फेल वो द प्राइमरी कॉजेज ऑफ द प्लान हॉलीडेज। तो आप जानते हैं कि हमारा इंडो चाइनीज वॉर हुआ था 1962 के समय में, 1965 में दोबारा से एक वॉर कल्मिनेट हुआ। तो इसकी वजह से भी इस प्लान के फेल होने के बहुत बड़े कारण बन गए, क्योंकि वॉर के समय के अंदर डेफिनेटली सारा फंड कहाँ फोकस हो गया? बॉर्डर एरियाज पे, और जिस चीज़ के ऊपर फोकस था वहाँ पर वो फंड अलोकेट नहीं हो पाते हैं। फोर्थ 5 ईयर प्लान हम देखते हैं, क्योंकि प्लान हॉलीडेज थी आपने देखा अभी, उसके बाद 69 to 74 हमारे पास फोर्थ 5 ईयर प्लान आया। इसको इंदिरा गांधी की प्राइम मिनिस्टरशिप के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। गाडगिल फॉर्मूला के अंदर ये बेस था जिसने एम्फेसाइज करा था कि हमें ग्रोथ करनी है
लेकिन स्टेबिलिटी के साथ, और साथ ही साथ प्रोग्रेसिव स्टेप्स लेने हैं टुवर्ड्स दी सेल्फ रिलायंस। सबसे मेजरली यहाँ पर 14 मेजर इंडियन बैंक्स का नेशनलाइजेशन करा गया था। आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस के बाद से ही ये कॉन्सेप्ट तो इनिशिएट हो रहा था, बट यहाँ पर इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के दौरान ही 14 इंडियन बैंक्स को नेशनलाइज करा गया था मेजर, और ग्रीन रेवोल्यूशन 1.0 वो इनिशिएट हुआ था। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया था। ग्रोथ रेट इस समय 5.6 था, लेकिन अचीव हुआ है 3.3%। ओके, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। एसेंशियल पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने। अब आते हैं 5th 5 ईयर प्लान पे। 1974 से 78 वो समय जिस समय इंडिया में इमरजेंसी भी लगी है। एम्फेसिस किस पे है? एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने पे और पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी हटाओ। ठीक है, 1975 में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट को अमेंड करा गया, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन में भी एंटर करा। इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया गया। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट ईयर ऑफ दिस प्लान में, और वहाँ पे बेसिक नीड्स को प्रोवाइड करने पे बात करी गई थी। ठीक है, इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय दी बीपी धर। ग्रोथ रेट 4.4% है, एक्चुअली में 4.8% अचीव करा 1978 में। फिर मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आती है जिसने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया था। देन आफ्टर दैट आता है आपका द पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी, क्योंकि रही इमरजेंसी के बाद, तो एक आया रोलिंग प्लान 1978 से लेकर 80 के बीच में, जहाँ पे जनता गवर्नमेंट जो पार्टी थी उसने 5th 5 ईयर प्लान को रिजेक्ट कर दिया था और 6th प्लान के लिए थोड़ा सा समय लिया था। दिस इन टर्न रिजेक्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने 1980 में इसको रिजेक्ट कर दिया था क्यों? इंदिरा गांधी की रिइलेक्शन के बारे में। रोलिंग प्लान एक ऐसा प्लान है इन विच इफेक्टिवनेस ऑफ द प्लान इज इवैल्यूएटेड एनुअली, हर साल, ये 5 साल का प्लान नहीं, एनुअली इसमें इवैल्यूएशन होगा। न्यू प्लान इज क्रिएटेड the following year based on this evaluation. As a result, throughout this plan, both the allocation targets were updated, but कुछ सक्सेस रेशियो के रिस्पेक्ट में हम इस पे ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। फिर आता है आपका 6th 5 ईयर प्लान 1980 to 85। यहाँ पर इन्होंने इकोनॉमिक लिबरेशन के ऊपर बात करी, और आप जानते हैं फिर 1991 में इंडिया में लिबरलाइजेशन भी आया, तो इकोनॉमिक लिबरेशन के बारे में बात करी बाय एलिमिनेटिंग द प्राइस कंट्रोल, की प्राइसेस जो है वो कंट्रोल नहीं होनी चाहिए, दैट शुड बी डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, सीन एज द एंड ऑफ द नेहरूवियन सोशलिज्म। साथ ही साथ यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे फैमिली प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था। शिवारमन कमेटी के रिकमेंडेशंस पे कहा गया था कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम नाबार्ड बोलते हैं, उसको एस्टैब्लिश किया गया। टारगेट ग्रोथ रेट 5.2%, अचीव करा है 5.7%। 7th में बढ़ते हैं 1985 to 1990 प्लान अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ राजीव गांधी। फोकस किस पे है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी लेवल्स को इंप्रूव करना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, साथ ही साथ इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन को इंक्रीज करना कंट्री में, और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना। द आउटकम ऑफ द 6th 5 ईयर प्लान प्रोवाइडेड अ रॉबस्ट बेस फॉर द सक्सेस ऑफ द 7th 5 ईयर प्लान। इन्होंने एम्फेसाइज करा था एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज और इंडिया को इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बनाने के ऊपर। साथ ही साथ सेल्फ सस्टेन ग्रोथ होनी चाहिए बाय 2000, मतलब हमारी डिपेंडेंस दूसरे देशों के ऊपर मिनिमम पॉसिबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे ग्रोथ रेट 5% था और अचीव हुआ है 6.01%, अ रिमार्केबल ग्रोथ रेट विच वॉज बीन सीन। फिर एनुअल प्लान्स आते हैं। जैसे आप जानते हैं कि उस समय बहुत सारी सिचुएशन भी चेंज हुई, 1991 में हमारे यहाँ पे रिफॉर्म्स भी आए, तो 8th 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस नहीं करा जाता। इनफैक्ट यहाँ पे 1990 से 1991 और 1991 से 1992 में एनुअल प्लान्स इंट्रोड्यूस करे जाते हैं 2, बिकॉज इस समय इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी है इंडिया के अंदर, हम लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं और हमें लोन लेने की आवश्यकता पड़ती है IMF से 1991 में, और उसी के बाद इंडिया के अंदर LPG रिफॉर्म्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इंडिया इस समय फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स से क्राइसिस जूझ रहा है, इसीलिए हमारे पास LPG को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और उस समय इंट्रोड्यूस करने के पीछे जो प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल थे वो थे PV नरसिम्हा राव। ओके, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो 2 एनुअल प्लान्स आते हैं। फिर 8th 5 ईयर प्लान आता है 1992 से 1997 के बीच में। ये प्रमोट करता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, क्योंकि अब हमारे को लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर प्लानिंग कमीशन को काम करना है। इंडिया WTO का मेंबर बन गया था 1995 में, जो पहले गैट कहलाई जाती थी, है ना। 1945 में जब बनी थी तो गैट बुलाते थे, बाद में उसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बुलाते थे। गोल क्या था? पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, पॉवर्टी को रिड्यूस करना, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टूरिज्म और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर काम करना। साथ ही साथ पंचायत और नगर पालिका उनको बनाना और डिसेंट्रलाइजेशन करना, मतलब सारी पावर जो है वो सिर्फ कुछ बॉडीज के हाथ में नहीं होनी चाहिए, उनको डिसेंट्रलाइज करना।
टारगेट ग्रोथ रेट 5.6% है और अचीव करा है 6.8%, द इनक्रेडिबल ग्रोथ रेट। 9th 5-year प्लान 1997 to 2002 अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय पर यह बना था। यहाँ पर पावर्टी के ऊपर मेजरली ध्यान रखा गया, साथ ही साथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर एक साथ कैसे काम कर सकते हैं उसके ऊपर भी फोकस करा गया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए दोनों मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। रिलेशनशिप, रैपिड ग्रोथ और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी कि ग्रोथ भी होनी चाहिए लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ भी यहाँ पर मेंटेन हो सके। द ऑब्जेक्टिव्स फर्दर इंक्लूडेड कि सोशली डिसएडवांटेज सेक्शंस और क्लासेस हैं उनको कैसे और बेनिफिट दिया जा सकता है, सेल्फ रिलायंस कैसे डेवलप करा जा सकता है, प्राइमरी एजुकेशन बच्चों के लिए कैसे बेहतर बनाई जा सकती है। तो आप जानते हैं कि इसी समय पर फिर एजुकेशन को लेकर फंडामेंटल राइट बनाया गया था, आर्टिकल नंबर 21A 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर आर्टिकल 21A को इनकॉर्पोरेट करा था और कहा था कि all the children below the age of 14 years shall have the right to get the primary education। तो वो भी आपको जानते हैं एजुकेशन पे फोकस है बच्चों की, तो इसी समय पर उसको भी फंडामेंटल राइट बना दिया गया, आर्टिकल 21A को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। फिर स्ट्रैटेजीज इंक्लूड करी गई, हाई रेट ऑफ एक्सपोर्ट जिसमें सेल्फ रिलायंस, एफिशिएंट यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज का हम लोग इस्तेमाल करेंगे फॉर द रैपिड ग्रोथ। ग्रोथ रेट एस्टिमेट है 7.1%, अचीव है 6.8%, वेरी क्लोज। फिर आया 10th 5-year प्लान 2002 से 2007 के बीच में 8% जीडीपी ग्रोथ पर ईयर एक्सपेक्टेड था। पावर्टी को रिड्यूस करने के ऊपर काम किया जा रहा था, 80 मिलियन पीपल के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के ऊपर बात करी जा रही थी, रीजनल इनइक्वालिटीज को कम करने के ऊपर फोकस किया जा रहा था, साथ ही साथ जो जेंडर गैप्स हैं एजुकेशन को लेकर, वेज रेट्स को लेकर उसे 2007 तक कम किया जाएगा, उस पर भी काम किया जाएगा। ग्रोथ रेट 8.1%, एक्चुअल ग्रोथ रेट 7.6%। 11th 5-year plan 2007 to 2012, significant aim to increase the enrollment in the higher education, focused on distance education as well। ठीक है ना। तो राइट टू एजुकेशन जो 2009 में आया था इफेक्ट में, 2008-10 में उसको इफेक्ट में लाया गया था। एजुकेशन को फ्री और कंपलसरी बना दिया गया था 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, वो तो हमने देखा है पहले भी। 86 अमेंडमेंट एक्ट के बारे में हमने देखा। मेन थीम क्या था, रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रोथ उन लोगों की होनी चाहिए जो अर्बन सेंटर्स में रहते हैं, ग्रोथ इंक्लूसिव होनी चाहिए। इस समाज में रहने वाला वो जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो आखिरी वर्ग होगा, उस तक भी वो पोटेंशियल, वो ग्रोथ जो है वो पहुंचना चाहिए। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और जेंडर इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के ऊपर बात करी गई थी। सी रंगराजन ने इस प्लान को फॉर्म किया था और फोकस जो है वो क्या है, एक और चीज पे, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर बाय 2009। टारगेट रेट 9%, ग्रोथ रेट 8%। एंड देन फाइनली द 12th 5-year प्लान जो 2012 से 2017 के बीच में इंट्रोड्यूस किया जाता है। फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में बात करता है। इस प्लान का बेसिकली एम क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को एम करा था, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो गांव-गांव तक पहुंचे, जेंडर और सोशल गैप को रिड्यूस करा जाए, बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स और हायर एजुकेशन को रिसीव कर सकें, ग्रीन कवर हो जाना चाहिए बाय 1 मिलियन हेक्टर्स ईच ईयर। टारगेट ग्रोथ रेट 9% है, बट 2012 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने अप्रूव किया था कि 8% तक का ही ग्रोथ रेट जो है हम अचीव कर सकते हैं 12th 5-year प्लान में। बट यहाँ पर 2012 के बाद 2014 में गवर्नमेंट का चेंज हुआ, उसके बाद यहाँ पे जो प्लानिंग कमीशन है उसको डिसकंटिन्यू करवा दिया गया और 2015 से इंडिया में नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके तो ये हम लोगों ने यहाँ पर 5-year प्लान्स को कवर करा है, जिसमें हम लोगों ने समझा है कि किस तरीके से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है। देखिए आपको इसी तरीके से पढ़ना है कि 5-year प्लान्स में कई बार ये पूछ लेते हैं क्या ग्रोथ रेट है, उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था। अब क्योंकि ये सेक्शन बहुत थोड़ा सा आउटडेट हो गया है, मतलब अब क्योंकि नीति आयोग पे ज़्यादा संभावना रहती है पूछने की, बट आपके सिलेबस का पार्ट है, आपको पढ़ना ज़रूर है। तो इस सेक्शन को अच्छे से आप पढ़िए, आई होप आप इसमें नोट्स भी अच्छे से डिटेल में बनाएंगे। और सेकेंड पार्ट के अंदर हम लोग LPG रिफॉर्म्स और साथ ही साथ नीति आयोग के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो 2 पार्ट्स में आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया को हम लोग अच्छे से कवर कर रहे हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लेक्चर 6 के अंदर हम लोग आपसे मिलेंगे, जो इसका सेकेंड पार्ट है। अच्छे से पढ़िए, अपनी जी जान लगा के पढ़िए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को उसमें मेंशन कर सकते हैं, मैं आपके साथ डायरेक्टली कनेक्ट करूँगी। बाकी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर PDFs वहाँ से मिलती रहे और अपडेटेड कंटेंट भी आपको वहाँ से मिलता रहे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस प्रिपरेशन।
सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच.